हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चनों को जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। तो इसको शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न कब और किस समय पूछा गया है और उसका आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे यूरोप के राष्ट्रवाद से टॉप 30 क्वेश्चन कैसे होते हैं और किस प्रकार होते हैं। तो ये देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इटली और जर्मनी जो है वो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो हम आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। साथ ही साथ सभी साथियों को एक विशेष कॉम्पिटिटिव भावना को जगाने के लिए एक योजना बताते हैं कि 30 क्वेश्चन को हम आपको बताने वाले हैं। उसमें से जितने आपके सही होते हैं वे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने जवाब सही हुए हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अर्थात फ्रांस में जो शासन व्यवस्था थी वो कांग्रेस, वियना कांग्रेस जो 1815 में लागू किया गया था उसके द्वारा की गई थी। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। तो याद रखेंगे अच्छे से कि वियना कांग्रेस जो 1815 ईस्वी में लागू की गई थी उसके बाद बुर्बो वंश का शासन व्यवस्था किया गया था। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपको यह भी पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। मेजनी का जो संबंध है वो कार्बोनरी के द्वारा या कार्बोनरी संगठन के साथ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 4 नंबर है और 4 नंबर को आप देखें तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा था। अर्थात कौन नहीं चाहता था कि इटली और एकीकरण जो है इसका विरोध एकीकरण हो सके, ये कौन नहीं चाहता था। तो ये चाहता था ऑस्ट्रिया। और उस समय जिस समय की बात की जा रही है 1815 के समय की, तो उस समय ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो था जॉर्ज निकोलस द्वितीय। चलिए नेक्स्ट आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है, इससे यूरोप में राष्ट्रवाद से कि काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल जो था वो किस पद पर नियुक्त किया था। ये देखिए 2020 के एनुअल के फर्स्ट शिफ्ट में आ चुका है क्वेश्चन। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अर्थात काउंट काबूर जो था वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त था। छठा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और काफी फेमस क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। इसका जवाब तो आप उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जानते होंगे। तो गैरिबाल्डी जो पेशे से था वो था नाविक। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना यह है कि जर्मन राई राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राई राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आगे कुछ और क्वेश्चन भी हम लिए हुए हैं, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का डिस्कस कर लें कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस के एकता को बनाए रखने में अपना काफी योगदान निभाया था और इसी के विरोध से जॉर्ज निकोलस द्वितीय जो था वो हारा था। अर्थात कह सकते हैं कि फ्रांस की जनता से हार मान लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर में 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि पूछ सकता है ये कई बार। जारवेलिन जो थी वो कौन सी संस्था थी। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की। व्यापारियों का एक संगठन था फ्रांस में जिसका नाम था जालवेरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण, और देख सकते हैं ये कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इसको दम आसानी से और अच्छे से याद रख लेंगे आप लोग। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। या कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा, एकदम याद कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास से 10 नंबर में है और हम आपको फिर से याद दिला दें कि यहां पर हम आपसे टॉप 30 क्वेश्चनों का अभ्यास करवाएंगे। टॉप 30 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। आपको जो प्रश्न का उत्तर सही लगता हो आप जरूर दें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आपको कितना इसमें टोटल नंबर प्राप्त हुआ है। चलिए 10वां देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जिसके द्वारा निकोलस जो था, जार निकोलस द्वितीय, वो हार गया था। तो ये संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए पढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को देखें। 11 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? मतलब यूरोप वासी जो थे किस देश के साहित्य और ज्ञान को अर्जित करके अपने यहां गठबंधन किए और कह सकते हैं कि अपनी फ्रांस की जनता को एकत्रित किए। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। और एक बात और भी बता दें कि तुर्की जो था ये लगभग 16वीं शताब्दी के समय यूरोप का मरीज कहा जाने लगा था। इसकी सैन्य शक्ति काफी कमजोर हो गई थी, इसलिए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा था। ऐसे इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्यों 12 देखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? आपको बताना है कि नेपल्स की जो क्रांति हुई है वो कब हुई है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी में। 1821 में ये नेपल्स की क्रांति हुई थी। 13 को देखिए, 13 नंबर आपके सामने है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, आंदोलन किया गया था। 14 देखिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। आपको बताना है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1832 ईस्वी में। अच्छे से याद रख लें कि यूनान को 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा दी गई थी। 15 देखिए, 15 नंबर, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? ऐतिहासिक जो द्वंद्ववाद है उसकी व्याख्या किसके द्वारा किया गया था, यह इस क्वेश्चन में आपको स्पष्ट करना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीगेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 देखिए, 16 आपके सामने है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एड्रियानोपुल जो है उसकी संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी में। बढ़ते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं आज, और इस टॉप 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। 17 को देखते हैं, फिर से उसी तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आपको बताना है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपुल जो संधि अभी थोड़ा देर पहले हमको मिला था, यह कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। तो वो किन किन देशों के बीच हुआ था इसमें आपको यह बताना है। तो आपको बता दें यह हुआ है तुर्की और रूस के बीच। एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी यह हुआ था तुर्की और रूस के बीच। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 देखिए, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सेडान का जो युद्ध हुआ है उस युद्ध के बाद ही वहां संधि प्रारंभ हुआ था। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और प्रसा। ऐसे फ्रांस और प्रसा का युद्ध और कई बार हो चुका है, लेकिन उसका जो प्रमुख युद्ध में से एक युद्ध नाम दिया गया था, जिसका नाम दिया गया था सेडान का युद्ध। बढ़ते अगले क्वेश्चन को, 19 को देखते हैं। 19 नंबर मेरे पास क्वेश्चन है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य मतलब पूर्ण उस पर कब्जा था, यह आपको बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 को देखते हैं। 20 आपके सामने है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? आपको बताना है कि किस देश के द्वारा पोलैंड का जो विद्रोह किया गया था वो पूरी तरीके से कुचल दिया गया, मतलब निरस्त कर दिया गया। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 21 नंबर। आपको बताना है इसमें कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था?
1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध का क्रम काफी दिनों तक चला था और इसी युद्ध का नाम जो था वो था सूडान का युद्ध। तो आपको बताना है कि वो कहां पर लड़ा गया था। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेडान। कभी कभी इसी का नाम सूडान देता है तो घबराएंगे नहीं, उसका नाम है सेडान या सूडान, इसीलिए उसका नाम भी दिया गया था सूडान का युद्ध। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ ही क्वेश्चन आपके पास बाकी हैं, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इन क्वेश्चनों का क्रम कैसे है और कितने आपके सही होते हैं। आप अपना आंसर काउंट करते जाएंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर में, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो मुख्य रूप से बिस्मार्क के द्वारा पूरा किया गया था, बिस्मार्क इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाए थे, उसका एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था आपको यह बताना है। तो 22 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध, जो 1971 में 1871 ईस्वी में ये सेडान का जो युद्ध है ये समाप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध। ध्यान ये भी देना है कि जो आपके सामने बी ऑप्शन है उसको भी ध्यान से देखिए, तो सेडोवा का युद्ध लिखा हुआ है, तो आप इस पर कंफर्म रहेंगे कि इसका नाम है सेडान या सूडान। याद रखेंगे सोडोवा या सेडोवा ये नहीं देता ऑप्शन। चलिए 23 को जानते हैं। 23 आपके सामने क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप और यंग इटली ये दो संस्था मेजनी के द्वारा बताया गया था। आपको फिर से बता दें कि 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप, ये दो संस्था की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। चलिए अगला क्वेश्चन 24, जिसका डिस्कस थोड़ा देर पहले हम कर चुके हैं आपके क्लास में। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि तुर्की की सैन्य शक्ति इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी, उसे बाद में यूरोप का मरीज कहा जाने लगा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। चलिए 25 को देख लीजिए। 25 आपके सामने क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी वहां पर 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन ये चार देश जो थे वो आपस में मिलके और आंदोलन करने का प्रयास कर रहे थे। उसी का नाम दिया गया था वियना सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज निकोलस द्वितीय बनाया गया था, जॉर्ज निकोलस द्वितीय को बनाया गया था। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1815 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? थोड़ा देर पहले डिस्कस किए कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय जाता है वो जाता है बिस्मार्क को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 को देख लीजिए। 27 है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण, तो याद रखेंगे इटली के एकीकरण में काउंट काबूर, मेडनी और गैरिबाल्डी ये तीन महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। इसमें मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी ये तीन ऑप्शन तो पहले से ऑलरेडी दिए गए हैं, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क, क्योंकि बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाए थे। चलिए 28 को जानते हैं। 28 आपके सामने है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ये देखिए 21 का क्वेश्चन चल रहे हैं। इस साल का जो क्वेश्चन है 2021 में ये सब पूछा गया है और काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर एक बार आप अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो आप सारी क्वेश्चन को कैप्चर आज आसानी से कर सकते हैं। हम आपको फिर से बता दें कि इस चैनल पर 9th, 10th, 11th, 12th के ऑब्जेक्टिव के पार्ट बाय पार्ट सभी सब्जेक्टों का वीडियो अपलोड है, आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। 28 को जान जाइए। 28 का राइट आंसर होगा जो होगा संवैधानिक राजतंत्र, मतलब 28 जो 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन व्यवस्था था वो संवैधानिक राजतंत्र का हुआ था। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर के। दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये फिर से क्वेश्चन पूछ दिया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान था, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद आप काउंट करके कमेंट में जरूर बताइए आपको कितने नंबर इस 30 टॉप 30 क्वेश्चन में आपको मिले। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? जैसे बताया ही कि 1870 में सूडान का युद्ध या सेडान का युद्ध लड़ा गया था और 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच संधि हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा 30 का, और 30 का राइट आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। मतलब 30 जो होगा इसका राइट आंसर 71 में होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।